अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी ऑफ द कंपनी, द केस इन विच दैट प्रिंसिपल अराइज एंड आल्सो द एक्सेप्शंस टू दिस प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज़ द सेपरेट लीगल पर्सनालिटी ऑफ द कंपनी? जब एक कंपनी बन जाती है तो उसके कुछ अलग से राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं, तो उसे एक अलग से लीगल पर्सनालिटी जो है वो मिल जाती है। कंपनी इज़ बेसिकली अ लीगल पर्सन जिसकी अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं। अब जो कंपनी बनाने वाले हैं उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ कंपनी की राइट एंड ड्यूटीज़ से डिफरेंट होती हैं। अब ये जो प्रिंसिपल है दैट अ कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी, ये अराइज हुआ था सॉलमन वर्सेस ए सॉलमन एंड को लिमिटेड 1897 के केस में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अ कंपनी इज़ रिगार्डेड इन लॉ एज अ सेपरेट पर्सन एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर. It makes no difference to this rule that one member owns all or substantially all of its shares. सॉलमन को लिमिटेड के केस में यह हेल्ड हुआ कि कंपनी जो है उसकी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है और वो अपने मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट तस्वुर की जाएगी। सॉलमन को लिमिटेड के जो केस के फैक्ट्स थे वो ये थे कि आरन सॉलमन जो है वो कुछ अरसे से लेदर मर्चेंट और वूल मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा था। उसने सोचा कि एक लिमिटेड कंपनी बनाई जाए जो मेरा बिज़नेस जो है वो परचेज़ करे, लेकिन क्योंकि वो बिज़नेस पे कंट्रोल अपना रखना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि जो कंपनी है उसे उसके बिज़नेस को सिर्फ अपने आप और अपनी फैमिली की हद तक रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ताहम उसने एक कंपनी बनाई जिसके मेमोरेंडम को उसने और उसके फैमिली मेम्बर्स ने ही सब्सक्राइब किया और वो ख़ुद और उसके दो बेटे जो है वो डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए। उसने अपना जो बिज़नेस था लेदर मैन्युफैक्चरिंग और बूट मैन्युफैक्चरिंग का, वो उसने उस कंपनी को ए सॉलमन एंड को लिमिटेड को जो है वो सेल कर दिया 38,782 पाउंड्स में। कंपनी का जो नॉमिनल कैपिटल था वो 40,000 था विद 40,000 पाउंड था विद 1 पाउंड ईच शेयर एक्सेप्ट द 7 शेयर्स इशू टू द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम। अब जो ओनली शेयर इशू हुए थे वो 20,000 पाउंड थे जो कि सालमन को इशू हुए, which allegedly were fully paid by the company, retaining 20,000 pound out of the purchase price of the business. बिज़नेस जो है वो कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया गया और कंपनी ने डिबेंचर जो है वो 10,000 पाउंड की इशू किए सॉलमेंट को और उससे 8,782 पाउंड जो है इन कैश इन सेटिस्फेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस भी इशू कर दिया। कंपनी का जो बिज़नेस है वो फ्लरिश नहीं हुआ और साल बाद जब उसे बाउंड अप किया गया तो लिक्विडेटर ने कोर्ट के सामने ये सजेशन रखी कि सालमन ने का जो बेसिकली ये जो कंपनी है ये बेसिकली सालमन का ही बिज़नेस है और उसने अपनी लाइबिलिटीज़ को कवर अप करने के लिए ये कंपनी बनाई थी। लिहाजा सालमन को ऑर्डर किया जाए कि वो कंपनी के डेट्स को इंडेमनीफाई करे और जो डिबेंचर की पेमेंट है उसको पोस्टपोन किया जाए जब तक कंपनी के बाकी क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई नहीं किया जाता। ट्रायल कोर्ट ने लिक्विडेटर की सजेशन से एग्री किया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड ने जजमेंट जो है वो अनैनिमसली रिवर्स कर दी और कहा कि सॉलमन की कोई भी लाइबिलिटी नहीं आती टुवर्ड्स कंपनी और इट्स क्रेडिटर एंड दैट हिज डिबेंचर्स वर वैलिड अगेंस्ट द कंपनी वाज एन इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन। अब इस केस में ये डिसाइड हुआ कि जो सालमन है और ए सालमन एंड को लिमिटेड है, दीज आर टू सेपरेट पर्सन। कंपनी की अपनी लीगल आइडेंटिटी है, इसलिए सालमन जो है वो अपने किसी भी तरह से कंपनी को इंडेमनीफाई नहीं करेगा और डिबेंचर के डेट की जो पेमेंट है उसको पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। अब इस प्रिंसिपल की बेसिस पे जो रूल्स अराइज हुए डिफरेंट केसेस में डिसाइड हुए वो ये थे, अ कंपनी में मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद वन ऑफ इट्स मेंबर। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, a company may make a valid and effective contract with one of its members. It is possible for a person to be at the same time wholly in control of the company. ये रूल अराइज हुआ ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड 1961 में। एक और रूल जो अराइज हुआ इसी प्रिंसिपल की बेसिस पे वो ये था दैट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग टू इट एंड नॉट टू इट्स मेंबर, कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी को बिलोंग करती है, वो उसके मेंबर को बिलोंग नहीं करती। और ये रूल जो है ये अराइज हुआ मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस को 1925 के केस में।
एक और रूल जो अराइज हुआ वो ये था कि कंपनीज बिजनेस इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ इट्स मेंबर, कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो कंपनी का बिज़नेस होगा, उसके मेंबर का बिज़नेस नहीं होगा। और ये रूल अराइज हुआ ग्रामोफोन एंड टाइपराइटर लिमिटेड वर्सेस स्टानले 1908। अब बेसिकली company is a separate legal personality different from its member. This principle is regarded as a curtain, a veil or a shield between the company and its member. ये जो प्रिंसिपल है ये एक वेल का काम करता है कंपनी और उसके मेंबर्स के दरमियान, कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनको किसी भी तरह से ना छेड़ा जाए कंपनी के बिज़नेस से रिलेटेड। लेकिन इस रूल की कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन है पायरेसिंग द कॉर्पोरेट वेल या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कि कब कॉर्पोरेट वेल जो है वो उठा लिया जाएगा और कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी जो है उसे सेपरेट तस्वुर नहीं किया जाएगा और जो कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं वो उसके मेंबर्स पे फॉल कर जाएंगी। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का मतलब यही है कि मेंबर्स को जो प्रिविलेज हासिल हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द कंपनी, कब वो प्रिविलेज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। कुछ केसेस जो हैं जिनमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का प्रिंसिपल जो है या रूल जो है वो अप्लाई किया गया, वो दरअसल केसेस है। सबसे पहला, व्हेन द कंपनी बिकम्स एन एनिमी कंपनी इन द टाइम्स ऑफ वॉर। According to this rule, the court may go behind the veil of incorporation in order to determine whether a company is to be characterized as an enemy in the times of war. और ये रूल जो है ये सेटल हुआ था डैमलर को लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर को लिमिटेड 1961, जिसके फैक्ट्स कुछ ये हैं। द कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड एंड ऑल बट one of its shares were held by the Germans. The one share was held by the secretary of the company who was resident in England. During the First World War, the company brought a suit for the recovery of a debt. The House of Lords held that the company was an enemy company for the purpose of trading and hence could not sue. The company was debarred from maintaining the action because the enemy could not be allowed to trade in the grab of the company. So when a company becomes an enemy company in the times of war, तो जो कॉर्पोरेट वेल है वो लिफ्ट कर दिया गया और उसके मेंबर्स को सेपरेट लीगल कंपनी को सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं दी गई। सेकेंडली, ये रूल अप्लाई किया when the company is acting as an agency of its member. According to this rule, an agency between a company and its member or controller may exceptionally be found to exist as a matter of fact. और ये रूल अराइज हुआ FG फिल्म्स लिमिटेड 1953 के केस में। According to this case, the applicant company sought to have the film Monsoon registered as a British film to avail the benefits under the Cinematograph Films Act 1938 to 48. The Board of Trade refused on the ground that the film had actually been made by an American company, Film Group Insurance, which had made all the investment and which also owned 90 out of the entire 100 share of the applicant. The idea is that an American company cannot obtain the benefits provided to a British company simply by setting up a demi subsidiary. अगर कोई कंपनी अपने मेंबर की एज एन एजेंसी के तौर पे एक्ट कर रही होगी तब भी कॉर्पोरेट वेल जो है उसको लिफ्ट कर लिया जाएगा। थर्ड रूल जिसमें कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा वो ये था कि व्हेन अ कंपनी इज़ यूज्ड टू परपिचुएट अ फ्रॉड। According to this rule, the corporate veil may be disregarded if the company is used only as a mean to perpetuate fraud. ये रूल जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था डरबे XP ब्रोंगम के केस में 1911। इस केस के कुछ फैक्ट्स इस तरह से हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो रूल था वो था व्हेन अ कंपनी इज़ यूज टू इवेट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, इन दैट केस द वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो भी लिफ्ट कर लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन में बी लिफ्टेड टू प्रिवेंट डेलिब्रेट इन्वेजन ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। और ये रूल जो है ये सेटल हुआ था गिलफोर्ड मोटर को वर्सेस हॉर्न में इन 1933। इस केस के फैक्ट्स ये हैं। इसके अलावा अगर स्टैट्यूटरी लॉ के कुछ रिक्वायरमेंट हैं कि वेल को लिफ्ट कर लिया जाए तब भी जो है